चलिए हम जो है आज जो है HMO अप्लाई करेंगे साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल पर, और हमने ब्यूटाडाइन और इथिलीन पे अप्लाई किया। हमारा सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा था? इथिलीन था। देखिए कितना छोटा सा था, XX11, और इसका हमने लिया था x² - 1 बराबर 0, और इसके लिए x की वैल्यू कितनी आ गई थी? +-1 आ गई थी। और हमने जो है एक वैल्यू प्लस के साथ 1 के साथ कैलकुलेट की थी, एक वैल्यू हमने -1 के साथ कैलकुलेट की थी, और जो हमने -1 के साथ कैलकुलेट करी थी वो हमारी थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमें दिया था अल्फा प्लस बीटा, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थी हमारी अल्फा माइनस बीटा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल था हमारा। तो हमें जो लो एनर्जी की मिलती है, जो जैसे हमारे पास अल्फा मान लीजिए 0 लेवल है, ये 0 है, तो जो इसके नीचे जाएगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, और जो ऊपर आएगी वो हमारी कैसी होगी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब बता दिया हमने, सब बता चुके हैं। अब देखिए मैं एक तरीका और बताती हूँ आपको, कि जैसे हम इतना लंबा खींचते हैं जो डिटर्मिनेंट बनाने में, तो आप देखिए मान लीजिए आपको 4/4 की वो बनानी है, तो आप क्या करिए, 1 2 3 4 यहाँ लिखिए, 1 2 3 4 यहाँ लिखिए, और 1 2 3 4 इधर लिखिए। जब एक जैसा हो, जैसे 1 1 वहां लिख दीजिए x, जैसे 1 1 यहाँ लिख दीजिए x, 1 2 यहाँ लिख दीजिए आप, नेबर कार्बन एटम है तो यहाँ आप दे दीजिए बीटा। 1 3 स्ट्रक्चर देखिए, और फिर इसको दे दीजिए 0। 1 4 इसको दे दीजिए 0, तो इसको दे दीजिए 1। 1 2 को क्या दे दीजिए? 1। और स्ट्रक्चर देखने के बाद 1 3 और 1 4 को, अगर स्ट्रक्चर में 1 3 और 1 4 अलग हैं तो क्या हो गया हमारा? 0 0। अब देखिए 2 1 स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में पास पास हैं तो ऐसे तो होंगे 1 2। 1 2 में स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 यानी 1, 2 2 यानी x, 2 3 यानी 1, और 2 4 इसमें स्ट्रक्चर देखिए, और नहीं तो आप क्या रख दीजिए? 0। 3 1 स्ट्रक्चर देखिए, और नहीं तो 0। 2 3 1, 3 3 x, 3 4 नेचुरली 1, 4 1 स्ट्रक्चर देखिए ना, स्ट्रक्चर में नहीं है तो 0। 4 2 स्ट्रक्चर देखिए नहीं है तो उसको दे दीजिए 0। 3 4 1 और 4 4। हम इस तरीके से बना लेते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको हटा देते हैं, और ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो ये बहुत सरल तरीका है बनाने का। जैसे आपको तुरंत बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिए। इतने ऑर्डर का बनाना हो, ये मैंने 4/4 का बनाया है, 3/3 का बना सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको इसके 3/3 का साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल की बात कर लेंगे। हम सिर्फ साइक्लोप्रोपिनिल रेडिकल, बाकी आप देख लीजिए कार्बेनाइन और कार्बन एनाइन में, वो आप देखिए, मैं केवल रेडिकल बताऊंगी। अच्छा, तो अब जैसे मान लो 3/3 का हमें बनाना है, इसमें देखिए 3/3 का कैसे बनेगा। वैसे तो मैं अभी बताऊंगी, दोनों तरीके से बताऊंगी। 1 2 3 1 2 3, 1 1 x, 1 2 1 1 3। वैसे तो 0 होता, लेकिन हमारा यहाँ क्या आएगा? 1 2 3, ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 1 1 2 1 2 2 x, 2 3 1।
3 1 इसमें जुड़ा हुआ है इसलिए ये 1 आएगा, नहीं तो वैसे क्या होता 0। 3 2 1 3 3 x। तो ये हमारा जो है क्या हो गई, डिटर्मिनेंट हो गई इसकी। डायरेक्ट हमने बना लिया हकल डिटर्मिनेंट को, इसमें अल्फा से बात करेंगे तो ये इस तरीके से बना लेते हैं। जितना ऑर्डर होता है उतने 4 इधर लिखिए, 4 जितने का भी हो और सेम हो, 1 1 हो तो उसमें x दीजिए, या 2 2 हो तो x दीजिए, 1 2 5 हो तो उसको बीटा दीजिए, सॉरी 1 दीजिए, और 1 3 हो तो उसे 0 दीजिए। तो देखिए साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल के लिए हम वही इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, समेशन आई से एन सी, और ये है एच आर एस माइनस ई आर एस, और ये एस ई आर एस हो गया, और एस ये, ठीक है, बराबर 0। तो ये C है, सॉरी C, दिस इज कोफिशिएंट C। तो इसके हम कितनी इक्वेशन मिलेंगे, हमारे पास 3 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन एटम है साइक्लोप्रोपेनाइल के लिए हमारे पास 1 2 एंड 3। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसके लिए। H, तो हमारा H फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट कार्बन एटम और फर्स्ट ऑर्बिटल माइनस, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो फिर वो होगा, इसको वही लिख देंगे जो यहाँ है। SES11 C1 प्लस H फर्स्ट ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम माइनस C2 प्लस फर्स्ट ऑर्बिटल थर्ड कार्बन एटम माइनस ES13 C3 बराबर 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी सेकेंड ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम, ये बिल्कुल वही रहेगा। सेकेंड ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम C2 प्लस सेकेंड ऑर्बिटल थर्ड कार्बन एटम, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन, थर्ड ऑर्बिटल फर्स्ट कार्बन एटम माइनस थर्ड, ये इसको मत देखिए नहीं तो फिर C1 प्लस वो लिखिए जो यहाँ है, थर्ड ऑर्बिटल सेकेंड कार्बन एटम 3 2 C2 प्लस थर्ड ऑर्बिटल थर्ड कार्बन एटम माइनस C3। ये हमारी जो है ये हमें इतनी इक्वेशंस मिल जाती हैं हमको, और इस इक्वेशन से इस जो हमें ये वेरिएशन फंक्शन, लीनियर वेरिएशन फंक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये इक्वेशन ड्राइव करी थी। इस इक्वेशन से हमारे लिए 3 इक्वेशंस हमको मिल गई। अब इन इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, सर्कुलर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो देखिए अब याद तो हो ही गया है। सर्कुलर डिटर्मिनेंट हमारा कैसे बनेगा, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13।
ये कहलाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब हम डिटरमिनेंट में आ जाते हैं तब क्या कहने लगते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इसको नहीं बोलते, वो ही लिखिए, नहीं तो क्या है हमारे उसमें गलती हो जाती है बोलने में। जैसे हम आगे का बोलेंगे तो यहाँ लिख जाते हैं, इसे इसको वहीं रिपीट कर दीजिए। थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम, वही हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो और ये तो हमारा एलिमेंट्स का हो गया। और ये हमारा C1 C2 और C3, ये हमारा दूसरा जो कॉलम है दैट इज कोफिशिएंट्स का कॉलम में हो गया। अब आपको बताया था, अब हम इसमें जो है कूलम इंटीग्रल और रेजोनेंस इंटीग्रल की डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये क्या है, अल्फा माइनस ES1 ES11 1, ये H12 रेजोनेंस इंटीग्रल हो गया, रेजोनेंस इंटीग्रल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी बीटा, तो ये तो 1 2 क्रॉनिकल डेल्टा 0, इसका मतलब बीटा। H13 जब दूर दूर है, एडजेसेंट कार्बन नहीं है, तो ये रेजोनेंस इंटीग्रल कितना हो जाता है, 0 होता है। एक्चुअली इसको बीटा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। बीटा की वैल्यू तो हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है और जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तभी इसे सेमी एम्पिरिकल थ्योरी बोला गया है। और ये हो गया 0। अब इसको देखिए, और जब इसे आपको चेक करना हो कहीं गलती तो नहीं हो रही है तो ऐसे कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 1 x 1 2 1 1 3 0 1 2 1 2 2 x 2 3 1 1 3, इसमें तो 1 ही आएगा साइक्लोप्रोपिनाइल में, 1 3 1 2 3 1 और 3 3 x। तो देखिए हमारा लेकिन इसमें हमारा जुड़ा हुआ है, हम वही गलती कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, कार्बन 1 कार्बन 2 और ये कार्बन 3 1 3 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारे पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। हमारी वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस बीटा, और ये 1 3 है, तो यहाँ पर हमारा एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट हो गया तो हमारा कार्बन जब एडजेसेंट हो जाता है तो वो हमें रेजोनेंस इंटीग्रल देता है बीटा। एडजेसेंट कार्बन एटम के लिए रेजोनेंस इंटीग्रल हम जो किससे दिखाते हैं, बीटा से। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम नहीं है तो H13 वहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका ओवरलैप इंटीग्रल, ये 1 3 है, तो 1 3 में ये जो है यहाँ पर माइनस ES13, ये तो वो ही है हमारा, तो ये कितना हो गया, 1। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, ये H13, ये 1 हो जाएगा, ये जुड़ा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा। और यही लिख देते हैं H12, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ये 1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, x। अल्फा माइनस ईटा, बीटा से डिवाइड करेंगे तो इसको हम किससे दिखाई दे रहे हैं, x से। अब H21 जो है रेजोनेंस इंटीग्रल, तो ये क्या देगा, बीटा।
और ये डिफरेंट है, S13 डिफरेंट है, ठीक है, S13 डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, बीटा तो बीटा हो गया। S21 हमें यहाँ बीटा मिलेगा और S21 डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, बीटा, बीटा बाई बीटा कितना हो जाएगा, 1। यहाँ S22 अल्फा है और S22 यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा करेंगे तो वो किसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, x से। H23 जुड़े हुए हैं तो हमारा ये बीटा आएगा, ये तो ओवरलैप इंटीग्रल तो डिफरेंट के लिए 0 है और H23 जुड़े हुए हैं तो ये रेजोनेंस इंटीग्रल क्या देगा, बीटा, बीटा बाई बीटा कितना हो गया, 1। इसी तरीके से 1 3 इसमें जुड़ा हुआ है, 1 3 3 1 जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस इंटीग्रल बीटा आएगा, बीटा बाई बीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। H32 पास पास है, 1 होगा और ये डिफरेंट हो गए तो 0 हो गया। S33 ये क्या हो गया, x। देख लीजिए बिल्कुल वही आ गया। हम इस तरीके से बहुत जल्दी बनाना हो और ये हम जो है इस तरीके से हमको मिल गया। और ये हमें हो गया C1 C2 C3, ये हमें हकल डिटर्मिनेंट है और ये किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। नेचुरली कोफिशिएंट तो 0 हो नहीं सकते, तो हमारा ये जो है हकल डिटर्मिनेंट जो है इट विल बी 0, तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन ही गया, और जब वेव फंक्शन ही गया तो सिस्टम ही गया, हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ही गया। तो हम जो है ये हमारा हो जाएगा x 1 1 1 x 1 1 1 और x, ये किसके बराबर आ गया, आपके 0 के बराबर हो गया, क्योंकि हमारे कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, x हमारा अंदर क्या बचेगा, x हो गया, बाहर निकाल लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये हो गया, ये वाला 1 लिख लिया हमने, माइनस ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये आप जानते ही हैं, ये माइनस 1 इसको निकाल दीजिए और इसको निकाल दीजिए, आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 1 x माइनस 1, फिर आ गया क्या आपका प्लस प्लस 1, ये 1 निकाल दीजिए, ये वाला निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, x माइनस, अब क्या निकलेगा, ये वाला 1 निकलेगा, पहले कौन सा निकला था हमारा, ये, हाँ, अब आएगा 1 माइनस एक्स, एक मिनट, ये हो गया, ये x माइनस 1 है, दोबारा में हमारा क्या गया, ये आएगा, ये और ये, यानी x माइनस 1, और तीसरे में हमारा ये जाएगा तो ये आएगा हमारा 1 माइनस एक्स, ये जाएगा, ये सेकंड में ये जाएगा तो हमारा आएगा 1 माइनस एक्स, इसमें क्या आएगा 1, ऐसे लेते हैं ना, ये आ गया हमारा x, ये ऐसे, एक देखिए इसमें है ना ये x स्क्वायर माइनस 1, अब हम ये लेंगे माइनस और ये 1 और ये हमारा ये चला जाएगा ये और ये, अब बचा क्या हमारा x माइनस 1, ये बदल देते हैं,
x माइनस 1 हो गया, और फिर हमारे आ रहा प्लस 1, ये चला गया तो 1 माइनस एक्स, दिस विल बी 1 माइनस एक्स, ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 फिर खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 और माइनस एक्स बराबर ये कितना हो गया, माइनस 3x, तो ये बराबर हो गया एक्स क्यू प्लस 3 माइनस 3x, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके जो है फैक्टर करेंगे। तो पहले फैक्टर करने के लिए देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन 1 से सेटिस्फाइड होती है। तो 1 माइनस 3 प्लस 2, यस, अगर हम x बराबर 1 रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो x बराबर हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब हमारा एक इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 होगा। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर दीजिए फटाफट फटाफट, माइनस 3x प्लस 2, तो हमारे पास इसमें उसका नहीं है तो 0x स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3x प्लस 2, कर लीजिए इसको जल्दी फटाफट फटाफट। हमको किससे देंगे, x से करेंगे, यदि हम x स्क्वायर से करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट कट करिए, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 3x कर दीजिए। अब ये इधर माइनस 1 है, आप किससे कर सकते हैं, माइनस एक्स से कर दीजिए, माइनस एक्स से तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, ये क्या मिल जाएगा आपको, प्लस एक्स से कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस, ये काट दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2x, उतार लीजिए प्लस 2। अब किससे करेंगे आप, यहाँ पे x है और इसका मतलब आप किससे कर दीजिए, माइनस 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2x और माइनस प्लस 2, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आपको दूसरा फैक्टर इसका क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो ये फैक्टर हो गया और एक हमारा दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, जो है हमारा कौन कौन सा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के लिए आप जो है और लाना कितना है x, तो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 1 निकाल लीजिए तो x प्लस 2, और ये हमारे फिर यहाँ से आ गया x प्लस 2 और x माइनस, तो इसके आपको फिर दो मिल गए, x माइनस 1 और x प्लस 2। इसका मतलब आपको 3 रूट्स मिलेंगी, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ कितनी है x की वैल्यू 1 और यहाँ x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, ये तो वो हो गया, सेम एनर्जी आ गई, स्टेट अलग है लेकिन सेम एनर्जी। तो दिस इज द केस ऑफ डबल डिजनरेट केस। कैसा केस है ये, डिजनरेसी का केस है। तो हमारे पास एक तो आ गई वैल्यू x बराबर माइनस 2, एक हमारे पास जो x1 है, x2 बराबर भी हमारे पास 1 आ गई
और x3 बराबर भी 1 आ गई। यानी हमारे पे यहाँ पर जो ये जो एनर्जी लेवल है, जो स्टेट एक एनर्जी लेवल का स्टेट किस में है, दो में, दो उसमें हो गया है, दो स्टेट में डिवाइड हो गया है, दो स्टेट में रख रहा है लेकिन एनर्जी सेम रख रहा है। तो ये केस कैसी हो गई, टू स्टेट विद सेम एनर्जी, दिस इज द केस ऑफ डिजनरेसी। अब देखिए हम क्या करते हैं, x-2 के लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम x-2 के लिए अब हमें जो क्या है हमारे पास क्या आ गई, x-2 के लिए हम एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला है, हमने लगाया है अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू एक्स बीटा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये अल्फा माइनस एक्स बीटा, ये आ गया। व्हेन x बराबर -2 तो e बराबर हमें कितना आएगा, अल्फा माइनस -2 बीटा, इट मीन्स e इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारी जो है एनर्जी आ गई। इसको E1 दे देंगे और इन दो के साथ कौन कौन सी आएंगी, E2 और ये E3। ये फाई 2 के लिए हो जाएगी और ये फाई 3 के लिए और ये फाई 1 के लिए हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एक साइड में कि हमारा ये एनर्जी जो है कितनी आ गई, E1 बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अब दूसरे के लिए देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आया है, E बराबर अल्फा माइनस एक्स बीटा, देयरफॉर E बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो E2 और E3 के लिए दोनों के लिए ये रहेगी, E2 बराबर भी हमारी कितनी है, अल्फा माइनस बीटा, और E3 बराबर भी है अल्फा माइनस। ये हमको जो है तीनों एनर्जी मिल गई। अब जब एनर्जी मिल गई तो हम कैसे इसका एनर्जी डायग्राम बना देंगे, ऐसे ये हमारी है ऐसे, ये हो जाएगा। ये अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो हमने बना तो दिया है पर आपको बता भी दें कि कौन सी नेचुरली नीचे वाली जो है 2 बीटा वाली नेगेटिव होगी ज्यादा। तो देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये माइन नेगेटिव और प्लस ये नेगेटिव माइनस, मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगी तो आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू। और इसमें से अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा ये नेगेटिव है हमारी, ये भी नेगेटिव है और ये माइनस है और ये नेगेटिव है, तो ये हमारी एक नेगेटिव में से प्लस यानी कुछ कम हो जाएगी। तो अब वो तो देखना पड़ेगा, ये नेचुरली लेस नेगेटिव होगी, ये नेचुरली लेस नेगेटिव होगा और ये जो है हमारा दोनों नेगेटिव है इसलिए ये ज्यादा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा जो है ज्यादा नेगेटिव है और हमारी अल्फा माइनस बीटा की ये जो दो है एनर्जी हमको मिल गई। ये x बराबर 1 और ये भी x बराबर 1 और ये x बराबर -2 के साथ हमको ये एनर्जी मिल गई। नेचुरली हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है या तो इसमें या इसमें जाएगा। तो ये इस तरीके से रहता है
और जब हम चार्ज डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो इस वाले उसकी हाफ हाफ दोनों को दे देते हैं। कोई इनजस्टिस नहीं हुई, दोनों को जब चार्ज डेंसिटी में हम दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर में हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, एक हमारा इसमें चला गया, तो मॉलिक्यूल बन चुका है। अब मॉलिक्यूल बन गया है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, 2 की तो कितनी है अल्फा, 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, प्लस 1 की कितनी है अल्फा माइनस बीटा। ये हम पाई बॉन्ड एनर्जी निकाल ले रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी कितना हो गया 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हमारा मॉलिक्यूल की एनर्जी है। अच्छा, अब हम रेडिकल है हमारा, तो इसमें हमारा एक तो डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम है C1 2 3। तो 2 कार्बन एटम और एक डबल बॉन्ड को तो हम एक इथिलीन मॉलिक्यूल मान सकते हैं, और एक कार्बन एटम हमारा अलग है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या घटा सकते हैं -2। हमारे क्या था 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये एनर्जी का था, और प्लस हमारा क्या है 1 अल्फा, और जो हमारा अकेला कार्बन रह गया, तो इथिलीन मॉलिक्यूल में तो एक डबल बॉन्ड और 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमने अल्फा और दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा। तो हमारा कितना हो गया -2 बीटा, 3 बीटा में से 2 बीटा गया, हमारा कितना बचा बीटा प्लस का, -2 अल्फा में से 1 अल्फा गया, 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा में से 2 अल्फा चला गया, तो हमारा कितना हो गया 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये कहीं गड़बड़ हो रही है, सॉरी इसको तो हमने, ये क्या हो गया 2 अल्फा ये हो गया है ना, इसमें से हमने क्या घटा दिया इसको -2 अल्फा में से आपको क्या मिलेगा हमको, और 1 अल्फा, तो 4 अल्फा में से, तो ये हो गया 2 अल्फा, बीटा बचना चाहिए खाली, ये हो गया माइनस, और माइनस होगा ये, सॉरी दिस इज माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना हम, दिस इज माइनस। तो 3 अल्फा और ये 3 अल्फा बराबर हो गया, 3 बीटा में से 2 बीटा गया, तो ये क्या बचा बीटा। इसका मतलब हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, साइक्लोप्रोपेनाइल मॉलिक्यूल है, वो एक बीटा ज़्यादा वैल्यू रखा हुआ है किससे, इथिलीन मॉलिक्यूल से। इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है इसकी। तो ये तो हमारी एनर्जी निकल आई किसकी, मॉलिक्यूल की एनर्जी की। हम जब तीनों कार्बन एटम अलग थे तब वो क्या था, और जब बनने के बाद उसमें से हमने फ्री कार्बन एटम की एनर्जी जो है हमने मॉलिक्यूल में से घटा दी, तो हमको ये मिल गई एल। तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड एनर्जी हो गई, क्योंकि बॉन्डिंग हुआ है, मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हुआ है, इसलिए ये पाई बॉन्डिंग एनर्जी हो गई। अब आता है देखिए हमारे पास, अब हम लेंगे वेव फंक्शन बनाते हैं इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में हम कोफिशिएंट भी लेते हैं।
तो हमारे पास देखिए कैसे बन गया है हमारा 1 2 3 1 2 3 1 1 x 1 2 1 1 3 1, क्योंकि साइक्लोप्रोपेनाइल के लिए 1 3 भी जुड़ा हुआ है। 1 2 1 2 2 x और 2 3 इसके लिए भी 1 3 1 जुड़ा हुआ है 1 3 2 जुड़ा हुआ है 1 और 3 3 जो है x। ये हमारा जो है बन गया है। ये हमारा क्या है बन गया डिटरमिनेंट, और यहाँ हमारे क्या है C1 C2 और C3। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वेव फंक्शन किसका, जब हमारा x की वैल्यू कितनी है -2। तो हमारा क्या आ जाएगा C1x प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0। C1 प्लस C2x प्लस C3 बराबर 0। अब ये तीसरी लाइन लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। यहाँ से हम C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है C1x, तो माइनस C1 की जगह हम क्या लिख लेंगे -2 -2C1 इज इक्वल टू -C1 और -C3, और हम ये क्या कर देंगे -C1 -C3 हो गया, तो हम ये लिख देंगे 2C1 बराबर C1 प्लस, या फिर इसको ऐसे करते हैं पहली इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 2 एंड ये 3। फर्स्ट इक्वेशन में से C1x प्लस C2 प्लस C3 C1 प्लस C2x प्लस C3, पहली में से दूसरी को घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा इधर C1x है और इधर है हमारा C2x। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, C1x, हाँ ये है C1x है, तो इसको -2 C1 करेंगे, -2C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये होगा C1 -2C2 और प्लस C3, ये हो गया। तो ये हमारा माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, हमारा क्या हो गया -3C1 और ये हो गया हमारा प्लस 3C2 बराबर 0, इसलिए हमारा हो गया -3C1 बराबर -3C2, इसलिए C1 बराबर, हमारा एक रिलेशनशिप ये निकल आया दैट C1 बराबर C2। इसी किसी इक्वेशन में रख दें, वो इस इक्वेशन में रख देते हैं, -2C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 बराबर हमारा क्या है C2 के है, तो -2C1 प्लस C1 प्लस C3 बराबर 0, तो हमारा ये कितना हो गया C1 -C1 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू C1 बराबर C। इसका मतलब हमारे तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर है, दैट इज C1 बराबर C2 बराबर C3 व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो हमारा क्या वैल्यू निकल आई C1 C2 और C3। तो
तो ये हमारे कोफिशिएंट निकल आए और हमारी सबसे लोएस्ट एनर्जी यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है किसकी है, दैट इज φ1। x बराबर -2 जो सबसे नीचे की लोएस्ट ऑर्बिटल है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, वो φ1 है। और हमारा क्या है, C1 बराबर C2 बराबर C3। इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमने एग्जाम्पशन में माना था कि इस स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों जगह दोनों बराबर हैं इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो 3C1 स्क्वायर बराबर 1, इसलिए C1 स्क्वायर बराबर 1/3, इसलिए C1 बराबर 1/2। यही C1 होगा, यही C2 होगा और यही C3 होगा। तो हमारा φ1 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 1/√3 C1 F1, चाहे ψ1 कह लीजिए चाहे से F1 कह लीजिए, फंक्शन ऑर्बिटल को दिखा रहा है, प्लस 1 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बन रही है, ये φ1 ऑर्बिटल। पानी ये तो देखिए φ1 जो है वो φ1 हमारा क्या बन गया, 1/√3 F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमारा जो है बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर 1। x बराबर 1 के लिए हमारे पास 2 एनर्जी लेवल है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसके लिए हम फिर बना लेते हैं कोई इक्वेशन। 1 2 3 1 2 3 1 1 x 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 x 2 3 1 3 1, इसमें तो वही 1 ही आएगा, 3 2 1 एंड 3 3 x। तो ये हमारा बन गया डिटर्मिनेंट वजू क्या लग रही थी। तो ये हमारा बन गया डिटर्मिनेंट और इसके साथ हमारे क्या थे, कोफिशिएंट C1 C2 एंड C3। अब देखिए फिर वही लिखना पड़ेगा हमें, C1x प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0 और C2 साफ साफ लिखूं थोड़ा, क्या है, C1x प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0, C1 प्लस C2x प्लस C3 बराबर 0 और अब ये लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3x इज इक्वल टू 0। C1 अब हम इसमें यदि x की वैल्यू देखिए, यदि रखते हैं 1, x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो हमारा ये सारी इक्वेशन देखिए एक जैसी हो जाए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो,
तो इसके सॉल्यूशन के लिए HMO हमें परमिशन कैसे देगी कि हम इसमें एक कोफिशिएंट जो है मान लीजिए C1, C2 एंड C3 है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये पहली वैल्यू आ गई थी C1x, ठीक है, ये हमारा C1x, तो सब हो जाएगा C1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से जैसे C1 प्लस C2 और हम एक का कोफिशिएंट जो है हम 0 मान लेते हैं, मान लीजिए वो जो है C3 का कोफिशिएंट हमारा क्या है 0, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई C1 बराबर माइनस C2 आ गई। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया C1 और बराबर माइनस C2। तो हमारे पास देखिए किस तरीके से आ जाएगा C1 बराबर माइनस C2, तो हम C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। C1 स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 1 और C2 स्क्वायर की जगह हम माइनस ये C1 की जगह क्या रखेंगे हम माइनस C2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस C1 होल स्क्वायर बराबर 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर सॉरी C1 स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज C1 स्क्वायर, दिस इज C1 स्क्वायर, तो 2C1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। देयरफॉर C1 स्क्वायर बराबर 1/2 और ये C1 बराबर 1/2। तो हमारी जो दूसरी ऑर्बिटल है उसमें हमने थर्ड कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन 0 मान लिया C3। तो हमारी दूसरी ऑर्बिटल किसके बन गई phi2 बराबर 1/√2। ये किसकी इसके बराबर हो गई F1 प्लस F2। ये हो गया। अब क्या करें, अब देखिए सेकंड टाइम हम जो है कोफिशिएंट 0 नहीं ले सकते, हम एक बार ले चुके, तो अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की इनिकेशन में और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाएंगे। देखिए तो उसके लिए हम ऑर्थोगोनल यदि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल तो ऑर्थोगोनल है ही, ये तो है ही हमारा एजम्पशन ही है, और हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसी हैं नॉर्मलाइज्ड हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारी कैसी है नॉर्मलाइज्ड हैं और ऑर्थोगोनल है। तो हमारे पास ये हो गया phi1 phi3 d tau शुड बी इक्वल टू 0, और हमारे पास phi2 phi3 d tau इज इक्वल टू 0। इसमें हमें 3 के कोफिशिएंट ले लेंगे, इसमें हमारे पास 2 का 2 ही है, तो हम ये वाला ले लेते हैं phi2 phi3 d tau बराबर 0 ले लेते हैं। तो इस ये ऑर्थोगोनल कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम phi3 की वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो देखिए हमारे पास phi1 क्या है, phi1 हमारा क्या है 1/√2 F1 प्लस F2, ये क्या हो गया हमारा F2। F3 कितना है हमारा, F3 कितना होगा C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 d tau, दिस शुड बी इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल कंडीशन के लिए। तो यहाँ हम 1/√2 ये जो है बाहर निकाल लेते हैं 1/√2, और हम जो है ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इसका इनसे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। F1 का हमारा क्या आएगा C1 F1 स्क्वायर d tau, अलग अलग भी करते चले जाते हैं,
और या फिर बाद में अलग अलग कर देंगे। चलिए, C1 F1 स्क्वायर प्लस C2 F1 F2 प्लस C3 F1 F3। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया और अब दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ये हो गया हमारा ये एक पूरे से हो गया। अब इससे करेंगे प्लस C1 F1 F2 प्लस C2 F2 स्क्वायर प्लस C3 F2 F3 ये और ये डी टाउ, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए जो स्क्वायर के हैं वो तो 1 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, और जो अलग अलग हैं उसमें हम ऑर्थोगोनल हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। जैसे एक अलग करके बताते हैं, C1 हमारा बाहर निकल आएगा और F1 स्क्वायर डी टाउ प्लस C2 हमारा निकल आएगा F1 F2 डी टाउ प्लस C3 बाहर निकल आएगा F1 F3 डी टाउ प्लस C1 बाहर निकल आएगा F1 F2 डी टाउ प्लस C2 F2 स्क्वायर C2 F2 स्क्वायर डी टाउ और प्लस C3 F2 F3 डी टाउ। तो जो डिफरेंट है वो ऑर्थोगोनल है तो 0 हो जाएंगे, और जो F1 स्क्वायर वाले हैं जो सेम है वो नॉर्मलाइज्ड है तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C1 और ये 0, C1 ये 1 है वैल्यू, बाकी ये 0 ये 0 ये 0, ये आपको मिलेगा क्या, प्लस C2 इंटू 1 प्लस 0। तो आपको क्या मिला, केवल यहाँ पे 1/√2 बाहर आया, और यहाँ भी हमारा ये है 1/√2 बाहर है। ये बराबर 0, तो ये सब हमारा 0 ही चल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, C1 और C2 मिल गया, यानी 1/√2। और हमको क्या मिल गया यहाँ से, एक मिनट देखिए, ये 1/F2 है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। एक हमारा C1 बराबर -C2 आया था, इसमें देखिए, इसमें हमारा 1/- आया था, तो यहाँ हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अभी मैं फिर से बता देती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। 1/√2, तो ये C1 और ये यहाँ से क्या आया, -C2 बराबर 0। देखिए उसके लिए हमने क्या किया था, दो हमारे पास बचे थे, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर 1, दो ही हमारे रह गए थे। और हमारे पास क्या था, कि हमारे पास आ गया था C1 बराबर -C2। तो हमने क्या किया था कि C1 स्क्वायर प्लस, और C2 की जगह हमने क्या लिख लिया था, -C1 स्क्वायर बराबर 1। तो 2C1 स्क्वायर बराबर 1 आया था, तो C1 बराबर हमारा क्या आया था, 1/√2। ठीक है, तो और C1 बराबर √2 था, और C1 बराबर यदि हमारा 1/√2 है तो C2 बराबर कितना होगा, -1/√2। तो हमारी जो ऑर्बिटल आएगी वो किस तरीके से आएगी, जो ऑर्बिटल आएगी phi2 की, दैट इज C1 F1 प्लस C2 F2,
और C1 F1 की जगह 1/√2 F1 और C2 की जगह क्या है माइनस, तो माइनस 1/√2 F ये। तो यहाँ पर हमारा माइनस F आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 1 - C1। तो इसका मतलब हमने यहाँ से निकाल लिया कि डेट 1/√2 C1 बराबर 1/√2 C2। देयरफॉर यहाँ से क्या निकल आया हमारा C1 बराबर C2। ये रिलेशनशिप हमारा यहाँ से निकल आया। कौन सी कंडीशन लगाने पे, ऑर्थोगोनल कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से हमारे को ये रिलेशन मिल गया C1 बराबर C2। अब देखिए तो हमारा C1 बराबर C2 निकला है। एक मिनट और देखिए C3, फिर से इसको बता देते हैं। देखिए ये हमारा C3 F3 भी है यहाँ पर। देखिए तो F1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा C1 F1 स्क्वायर और ये C2 F। तो हमने कौन कौन सा लिया है, हमने जो वो माना है phi2 और phi3 d tau इज इक्वल टू 0। phi3 जो है हमारा 1/√2 F1 माइनस F2। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई है हमारे पास इसमें C1 बराबर C2। अब देखिए हमारे पास क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 0। तो हम C1 बराबर C2 है तो C1 प्लस C1 प्लस C3 बराबर 0। तो हमारा 2C1 बराबर क्या आ जाएगा C3। एक रिलेशनशिप हमारा ये निकल आया C3 बराबर 2C1। और हमारे पास मतलब एक ये है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर है। तो C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2C1 स्क्वायर। एक मिनट देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर हमारा है 0। और तो ये हो गया 2C1 बराबर माइनस C3। तो यहाँ हमारा आएगा माइनस ठीक है माइनस 2C1। C3 की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 2C1 होल स्क्वायर। गलती कर रही है। ये हो गया 2C1 प्लस C2 मतलब C3 बराबर हो गया माइनस 2C1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस आ रहा है। तो ये हो गया आपका ये प्लस और ये माइनस 2C1 C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस 4C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसलिए 6C1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। ये क्या हो रहा है गड़बड़, सॉरी 1 है ये, दिस इज इक्वल टू 1 एंड क्योंकि स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कितना मानते हैं 1। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 6C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर C1 स्क्वायर बराबर 1/6। ये C1 बराबर 1/।
तो हमारे पास यहाँ कैसे रिलेशन आया, C1 बराबर आया 1/√6। C1 बराबर किसके है, C2 के है, तो C2 बराबर भी किसका आया 1/√6। और हमारा C3 किसके बराबर है, -2C1 के, तो ये किसके बराबर आया ये किसके बराबर है, C1 -2 है, तो -2/√6। ये हमारी जो है वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा क्या है C3 = -2C1 के, तो ये -2/√6 आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल के लिए आ गई, दिस इज फॉर φ3, और φ2 के लिए हमारे पास वो है, तो इसको हटा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कैसे कैसे आ गया, φ1 जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रही है, दिस इज 1/√3 F1 प्लस 1/√3 F2 प्लस 1/√3 F3। कितना टाइम हो गया क्या है अभी, और φ2 बराबर हो गया हमारा 1/√2 F1 माइनस 1/√2 F2। और हमारी देखिए φ3 आ गई हमारे पास 1/√6 F1 प्लस 1/√6 F2 माइनस 2/√6 F3। ये हमारे तीनों ऑर्बिटल्स के लिए कोफिशिएंट आ गए हैं। अब देखिए हम जो है इससे फटाफट चार्ज कैलकुलेशन और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनको हम जो है एक साइड में रख लेंगे। ये हम कहाँ रख लेते हैं, चलिए हम इसी में बता देते हैं। इसी में जो है चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम, चार्ज डेंसिटी। चलिए ऐसा करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं, याद रहेगा। चार्ज डेंसिटी में हमारा फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमें Q1 पर चार्ज लेना है, इसका मतलब Q1 यानी हमें चेक करना है, इसका कार्बन एटम नंबर 1 पर सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कार्बन 1 एटम का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन J और Nj नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और होता है Cj और R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जिसमें J हमारा ऑर्बिटल्स हैं जो जुड़ती चली जाएंगी, और R कार्बन एटम जो है वही रहेगा। तो हमारे पास देखिए इसको सामने रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। φ1 में हमारा क्या है 1/√3 F1 प्लस 1/√3 F2 प्लस 1/√3 F3। φ2 हमारी है 1/√2 F1 माइनस 1/√2 F2, और हमारी φ3 है हमारी 1/√6 F1 प्लस 1/√6 F2 माइनस 2/√6 F3। ये हमारी तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी हैं। तो अब हमारा Q1, आप दिमाग दौड़ाइए, फर्स्ट कार्बन एटम पे चार्ज देखना है हमें, तीनों ऑर्बिटल्स का आप पे ये आपको जोड़ देना है। पहली ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, चार्ज का स्क्वायर कितना है 1/√3, और
होल स्क्वायर प्लस, अब मैंने बताया था ये दोनों हमारी डिजनरेट है, इनमें आधा आधा शेयर ले लेते हैं, तो प्लस हाफ, मतलब अब इसका लेंगे, अब हम इसका लेंगे तो इसमें तो हमें आधा लेना पड़ेगा नेचुरली, ये दोनों आधी आधी लेनी पड़ेंगी, आधी आधी हमारा कितना होगा 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 और 1/√6 है, 1/√6 होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आएगा 2 × 1/3 प्लस हमारा ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 × 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो इसको कर लीजिए, तो हमारा ये कितना आएगा, ये 2 है तो ये 2 3, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 8, दिस इज 1। अब देखिए, तो ये हमारा Q1 पे चार्ज हो गया, दैट इज 1 आ गया। अब देखिए सामने यदि रहता है तो बहुत अच्छी रहता है, सामने जरूर रख लीजिए। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 2 पे, तो ये कार्बन एटम यानी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जब सेंटर्ड हो जाती हैं कार्बन एटम पर ही होती हैं। तो अब हम Q2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे चार्ज देखेंगे, किसका, दूसरे नंबर कार्बन एटम पे कौन कौन सा होगा, ये और ये। तो हमारा समीशन अब कौन सा हो जाएगा, जे दूसरी ऑर्बिटल, कार्बन एटम 2 ऑर्बिटल तो 1 2 3 रहेंगी, 1 2 3 कार्बन एटम बस बदल जाएगा, तो कार्बन एटम 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में हमारा कितना है 2 × 1/√3 होल स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है 1/2 और ये हमारा कितना है -1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 1/√6 होल स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अभी पहले का था, तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब Q3 पे देखते हैं चार्ज, Q3 पे। अब Q3 में हम जो है यानी कार्बन एटम नंबर 3 का देखेंगे। कार्बन एटम नंबर 3 का पहले का कितना है 2 × 1/√3 होल स्क्वायर प्लस इसमें तो हमारे पास C3 का कोई है ही नहीं, थर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन या थर्ड कार्बन एटम का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा +0 प्लस थर्ड का देखिए, थर्ड का हाफ और -2/√6, तो ये भी आपका यहाँ चूंकि 2 हो गया है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1। तो ये चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गई। अब हम आपको बॉन्ड ऑर्डर बता देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बहुत सरल, कल भी बताया था मैंने बॉन्ड ऑर्डर, ये सामने रखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी, चार्ज भी कैलकुलेट हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखिए कितना है हमारे पास, समेशन, इसमें देखिए 2 लेते हैं, कार्बन एटम 2 लेते हैं क्योंकि बॉन्डिंग 2 एटम के बीच में होती है। तो हमारा P12 हमारा किस किस के बीच में है 1 2 3, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है और 3 1 हो सकता है। ये हमारे बॉन्ड ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम पहले P12 का ले रहे हैं। P12 के लिए समीशन है J ONJ CJR CJS। यहाँ हमारे पे J R की जगह क्या होगा 1 और S की जगह होगा हमारे पास 2। तो
फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के तीनों ऑर्बिटल का हम जोड़ देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2। फर्स्ट कार्बन एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/√3। सेकेंड कार्बन का कितना है? 1/√3 प्लस इसमें आइए, इसमें हमारा कितना है? हाफ। फर्स्ट का कितना है? 1/√2 और दूसरे का कितना है? -1/√2। ये 2 का हो गया। अब तीसरे का आइए, 1 कितना है? 1/2 और 1/√6 और दूसरे का कितना है? 1/√6। तो ये हम जोड़ देंगे, यदि कितना होगा? 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये प्लस ये हो जाएगा -1/4 माइनस 2/3 हो गया। ये प्लस है, दिस इज प्लस 2/3, तो ये इससे है तो माइनस, ये हो गया -1/4 प्लस 2 और ये 6 आएगा तो ये 1/12। ये देखिए 4 3 और 6, ये पॉइंट 1/2 आना चाहिए। दिस हाँ, दिस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 आएगा, 6/12 आएगा, 6/12 दैट इज 1/2 यानी 0.5। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम किसका देखते हैं? मान लो P12 हो गया, दोनों कार्बन एटम। अब मान लीजिए हम किसका देखते हैं? 2-3 का देखते हैं। P23 में कौन कौन से लेंगे? ये और ये, तो इसमें तो है ही नहीं हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे? 2 × 1/√3 × 1/√3 प्लस हमारा इसमें एक कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, 1/2 क्योंकि 3 का कंट्रीब्यूशन है नहीं तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 × 1/√6 और माइनस 2/√6। तो ये हो गया कितना? 2/3 और ये हमारा कितना आएगा? माइनस ये हमारा आएगा 12 माइनस 2/12। तो ये कितना हो गया? ये भी हमारा 6/12 हो गया। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड दिस इज अगेन हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0.5। इसी 2-3 में हमने ये सब ले लिए तीनों। अब एक और बचा है 3-1। 3-1 भी आप जो है इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 3 और 1 इनका कोफिशिएंट तीनों जोड़ के आप जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल के बारे में। और इसी तरीके से आप जो है कार्बेनाइन और जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है वो आप खुद देख लीजिए। अब जो है कल साइक्लोब्यूटाडाइन हम कंटिन्यू करेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन। थैंक